हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो महत्वपूर्ण रहने वाली हैं ये परसों को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है जेल बंदी रक्षक का 15 अक्टूबर को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और जो ये प्रैक्टिस सेट हैं आज हम इसको इनकी लास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर के लगभग जितने एग्ज़ाम हुए थे यानी कि ग्रुप सी के 2011-12 से लेकर के अब तक के जितने एग्ज़ाम हो रखे हैं उन सभी में से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उठा करके मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में डाला हुआ है। तो अगर इनसे कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, तो ये मान के चलें आप लोगों का एक भी नंबर का वहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उन सभी को आप देख सकते हैं, चाहे हिंदी की हो, चाहे जीएस के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, सभी के सभी मैंने उसमें डाले हुए हैं। तो और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो प्रत्येक वीडियोस हमारे द्वारा डाली जाती है उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो कंटेंट होते हैं उनको लेते आते रहेंगे। तो आज जो प्रैक्टिस सेट रहेंगी ये अब यहीं पर के उसको स्टॉप करेंगे हम। इसके बाद जो कल से या परसों से हमारा जो अब टारगेट रहेगा वह जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो वन लाइनर होती हैं उनकी सीरीज हम चलाएंगे। उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, कल या परसों से उसको हम शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऋषिकेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। अब हम इसमें ना वही जैसे प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके प्रत्येक ऑप्शनों को नहीं देखेंगे, हम उसी ऑप्शन को देखेंगे जो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हम प्रत्येक ऑप्शनों को पढ़ पढ़ के बताएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, इसमें काफ़ी लंबी होने की संभावना है जो बोरिंग भी लगती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो आप लोगों को सभी को पता है नैनी सैनी जो हवाई पट्टी है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, नैनी सैनी हवाई पट्टी पड़ती है कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं अन्य चीज़ों को भी। जैसे उत्तराखंड में अगर एयरपोर्ट यानी कि जो हवाई पट्टियाँ हैं इनकी अगर बात करें तो ये कुल कितने हैं? वर्तमान में 5 हैं, ठीक हो गया। जिसमें से सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वह कौन सा बनने जा रहा है? पन्नगर एयरपोर्ट, जो कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। उसके बाद अगर हम अन्य को देखें, जैसे चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी, ये कहाँ पर पड़ती है? चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी ये पड़ती है उत्तरकाशी में, ठीक हो गया। उसके बाद जौलीग्रांट हवाई पट्टी, आप सभी को पता है जौलीग्रांट एयरपोर्ट ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में। और अगर उसके बाद बात करें कि जो गौचर एयरपोर्ट है यानी कि हवाई पट्टी है गौचर, वह कहाँ पर है? वह है चमोली में, ठीक हो गया। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया है नैनी सैनी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। यानी कि ये कितने हैं? 5 हैं। तो जो सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है वह कौन सा बनने जा रहा है एयरपोर्ट? वह बनने जा रहा है उधम सिंह नगर यानी कि पंतनगर एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है, यानी कि बड़ा बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेम मुखेम मंदिर है। तो सेम मुखेम जो मंदिर है ये किसका है? नागराज मंदिर है सेम मुखेम। और जो कहाँ पर पड़ता है? जो पड़ता है टिहरी जनपद में, ठीक हो गया। ये कहाँ पर पड़ता है? टिहरी जनपद में पड़ता है सेम मुखेम मंदिर। और इसका संबंध किससे है? नागराज मंदिर है सेम मुखेम मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी जो झील है वह कौन सी है? नौकुचिया झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। नौकुचिया झील क्या है? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये नैनीताल जनपद में पड़ता है। और नैनीताल झील भी कहाँ पर है? नैनीताल में ही है। और द्रोण सागर जो ताल और गिरिताल जो है ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? ये उधम सिंह नगर के काशीपुर में पड़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी?
तो जो केदारनाथ में जल आपदा आई थी, ये आई थी 16-17 जून 2013 में आई थी केदारनाथ जल आपदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन गो, केदारनाथ जल आपदा आई थी जून 2013 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, पिरान कलियर स्थित है। तो जो पिरान कलियर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड के रुड़की के नज़दीक स्थित है। ठीक हो गया, यानी कि उत्तराखंड में रुड़की के पास में क्या है, पिरान कलियर स्थित है। और रुड़की जो है ये किसका हिस्सा है? यह है हरिद्वार जनपद का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद है अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है, स्थापना जो इसकी की जाती है वह की जाती है डॉक्टर बॉसी सेन के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो हो जाएगा, डॉक्टर बॉसी सेन। उसके बाद है अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है क्या है, ये सबसे अधिक, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तराखंड तो क्या है, पर्वतीय है। अब किसको छोड़ दें, उधम सिंह नगर का कुछ हिस्सा छोड़ दें, और उधम सिंह नगर का हिस्सा छोड़ दें, और हरिद्वार का कुछ हिस्सा छोड़ दें, तो ये पूरा का पूरा क्या पड़ता है, पूरा का पूरा पर्वतीय ही पड़ता है। ठीक हो गया, थोड़ा नैनीताल का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, थोड़ा मैदानी में है। ज़्यादा देखें तो ये कितना, लगभग 86 दशमलव, यानी कि इसमें 86 दिया है, लेकिन 86.07% जो है वह किसमें पड़ता है, पर्वतीय हिस्से में पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ख सही उत्तर। 86% हिस्सा क्या है, उत्तराखंड का पर्वतीय भाग में के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। तो जो मैती आंदोलन है, कल के भी आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखा होगा, ये मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत हैं मैती आंदोलन के प्रणेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। और इनके द्वारा 1995 में ग्वालदम क्षेत्र से मैती आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक हो गया, ग्वालदम क्षेत्र से 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है कल्याण सिंह रावत को। उसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आप सभी को पता है उत्तराखंड की राज्य की टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वह क्या है, सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर गो, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगर बात करें इसकी क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता की, तो कितनी है, 2400 मेगावाट इसकी क्या है, विद्युत क्षमता है। ठीक हो गया, लेकिन वर्तमान में जो इसका उत्पादन किया जा रहा है विद्युत का, 1400 वाट विद्युत इसमें उत्पादित की जा रही है। अगर इससे संबंधित थोड़ी और चीज़ें हम देखें तो जो टिहरी बांध जो है, इसको जो मंजूरी मिली थी, जो टिहरी बांध को बनने के लिए जो मंजूरी दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वह कब मिली थी, वह मिली थी 1972 में। ठीक हो गया, 1972 में बांध बनने हेतु मंजूरी मिलती है। उसके बाद 1978 से क्या होता है, इसका कार्य शुरू होता है। 1978 से इसका कार्य शुरू होता है, और 2006 में क्या होता है, यह बन करके इसमें पहली बार क्या है, जो विद्युत है वो, जो विद्युत है, विद्युत को सुचारू किया जाता है 2006 से। ठीक हो गया, तो ये इसके अन्य तथ्य हैं। अगर बात करें तो इसका जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वह 3 फेज में इसको किया जा रहा है, 1000 और 400। ठीक हो गया, 1000 और 400 3 फेज में इसमें क्या किया जा रहा है, विद्युत निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है यह स्थित कहाँ पर है, यह है खड़कवासला, पुणे। ठीक हो गया, खड़कवासला पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर बात करें IME की, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की अगर बात करें तो वह कहाँ पर है, वह देहरादून में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और अगर बात करें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की, तो वह कहाँ पर है, खड़कवासला पुणे में है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है खड़कवासला पुणे, और IME यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी वहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उच्चतम झरना कहाँ है? तो इनमें से जो देशों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से जो सबसे उच्चतम झरना है, यानी कि सबसे ऊंचा जो झरना है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना ये है, कहाँ पर है ये है वेनेजुएला में। अगर बात करें कि ये झरने का नाम अगर देखें तो ये कौन सा झरना है, एंजिल,
ठीक हो गया, यानी कि एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वह कितनी है, 979 मीटर। ठीक हो गया, 979 मीटर क्या है इसकी हाइट है, किसकी, एंजिल जलप्रपात की, जो कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में है। यह क्या है, विश्व की सबसे ऊंचा झरना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वच्छ कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है। तो ये उस टाइम के हिसाब से करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा। तो ये उस टाइम के हिसाब से कौन था, कर्नाटक था। क्या था, यह स्वच्छता कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना हुआ था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में स्वच्छता की दृष्टि से सबसे जो मध्य प्रदेश का शहर है कौन, इंदौर। ठीक हो गया, इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग में देखें तो भारत में क्या है, प्रथम शहर बना हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो जो तिलहरी पहना जाता है यह पहना जाता है गले में। ठीक हो गया, गले में पहना जाता है उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन ग होगा इसका सही उत्तर, गले में पहना जाता है क्या, तिलहरी। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है, यानी कि कुमाऊनी भाषा के लेखक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। ये हैं हिंदी भाषा से संबंधित कवि थे, हिंदी भाषा के कवि थे लीलाधर जगुड़ी। लेकिन अन्य जो हैं जैसे गुमानी पंत हो गए, गौरा दत्त पांडे इनकी गौरदा हो गए, शिवदत्त सती हो गए, ये कुमाऊनी भाषा के लेखक थे। परंतु जो लीला धर जगुड़ी थे ये क्या थे, हिंदी भाषा के लेखक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जौलजीबी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है। तो जो जौलजीबी मेला लगता है यह काली वह गोरी नदी के संगम पे लगता है। कहाँ पर ये लगता है, जौलजीबी क्षेत्र में। ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है। तो जो कटारमल मंदिर है यह किसका है, सूर्य मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर है। यह राजा कटारमल के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था सूर्य मंदिर। ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो महिला साक्षरता का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वह कितना है, 70% है। ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड की जनगणना इनकी से संबंधित वीडियोस नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्ले लिस्ट में भी मैंने इसमें बनाई हुई है वीडियो, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया हुआ है, जो जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जो वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप देख सकते हैं। जो आगामी एग्जाम के लिए एक नज़र अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो महिला साक्षरता प्रतिशत में कितना है, 70% है। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता है यहाँ पे 87.40% क्या है, पुरुष साक्षरता दर है। लेकिन महिला साक्षरता दर कितनी है, 70% है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है यह उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा क इसका सही उत्तर। उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं किससे, जो राष्ट्रीय उद्यान है इनसे संबंधित। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और उससे संबंधित जनपद दिए हुए हैं। तो इनको मिलान करने के लिए इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम, अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन अगर इसमें आता है, 1 या 2 का भी आपको पता है, तो ऐसे जो प्रश्न रहते हैं उसमें पूरा का पूरा बन जाता है ऑप्शन के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पर पड़ता है, यह नैनीताल जनपद में पड़ता है। और इसका कुछ हिस्सा जो पड़ता है वह पौड़ी में भी पड़ता है। ठीक हो गया, नैनीताल और पौड़ी में ये पड़ता है क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है यह कहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता है चमोली जनपद में। तो इसका हो जाएगा तीसरा।
उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका पड़ता है देहरादून में। क्या ये हो जाएगा देहरादून राजाजी नेशनल पार्क। और देहरादून के साथ साथ ये किस किस में अन्य जनपदों में भी पड़ता है, ये हरिद्वार, हरिद्वार प्लस पौड़ी, तो हो गया हरिद्वार प्लस पौड़ी में पड़ता है क्या, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर बात करें हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सीधे हो जाएगा कहाँ, उत्तरकाशी में। ठीक हो गया, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर इसकी स्थापना, कभी कभी क्या होता है इनकी स्थापना से संबंधित भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें कार्बेट नेशनल पार्क की, तो कार्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है वह कब होती है, 1936 में इसकी स्थापना होती है कार्बेट नेशनल पार्क की। उसके बाद अगर बात करें हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक हो गया, इनकी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1982, 1982 में होती है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। अगर बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1983। और उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1980। होगा, ये इसके डेट भी आप लोगों को याद होने चाहिए, इनके सन भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हमने इतने तो बता दिए हैं कि इसमें दिए गए हैं 4, तो इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब इसमें 4 तो हमने बता दिए हैं, 2 कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया फूलों की घाटी, ठीक हो गया, फूलों की घाटी। अगर फूलों की घाटी की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 1982 में होती है फूलों की घाटी की स्थापना। और ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे छोटा उद्यान है, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है फूलों की घाटी। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है चमोली में, स्थापना बता दिया है 1982 में। उसके बाद उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, गंगोत्री, ठीक हो गया, ये कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें कि गंगोत्री राष्ट्रीय जो उद्यान है इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1989, 1989 में होती है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। और ये सबसे बड़ा है, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक हो गया। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 2390 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है, ठीक हो गया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको 6 के 6 मैंने इसमें बता दिए, ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले का क्या है, चौथा है, और दूसरे का क्या है, तीसरा है, तीसरे का क्या है, दूसरा है, और ये इसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसके बाद अन्य है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसमें भी वन्यजीव विहार दिए हैं, ठीक हो गया। अभी तक हमने देखा है राष्ट्रीय उद्यान, अब हम बात करते हैं वन्यजीव विहार की। तो वन्यजीव विहार, सबसे पहले तो देखो कि वन्यजीव विहार और उसके जनपद दिए हुए हैं। तो वन्यजीव जो विहार हैं उत्तराखंड में कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 6 हैं। ये भी आपको संख्या इनकी याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे भी प्रश्न पूछ देता है कि उत्तराखंड में वन्यजीव विहार कितने हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, 6 क्या है राष्ट्रीय उद्यान है और 7 क्या है वन्यजीव विहार है। तो इसको हम पहले देखते हैं, मिला करके देखते हैं। सबसे पहले है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है चमोली जनपद में। उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। उसके बाद आ जाता है सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पौड़ी में। और उसके बाद है विंसर वन्यजीव विहार, ये पड़ता है कहाँ पर, अल्मोड़ा में। अब इसके साथ साथ क्या है, जैसे कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक हो गया। ये चमोली के साथ साथ प्लस ये थोड़ा कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में भी पड़ता है, कौन सा, केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है, ठीक हो गया। अब क्या है, अब हम देखें इसका, अगर ऊपर हमने देखा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी डेट हमने बताई कि किस किस सन में उनकी स्थापना होती है। तो इसमें भी हम एक बार नज़र देखते हैं। जैसे केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना होती है 1972 में, ठीक हो गया, केदारनाथ की 1972 में होती है। और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1986 में। उसके बाद है सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1987 में, ठीक हो गया, 1987 में होती है सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना। उसके बाद विंसर वन्यजीव विहार, विंसर की होती है 1988 में, ठीक हो गया। ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब उसके बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, पहले का चौथा है, और उसके बाद
दूसरे का क्या है, दूसरे का तीसरा है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, खोई सही उत्तर हो जाएगा। जैसे दो ही भी अगर आप लोगों को आते तो अन्य आप लोग मिला करके कर देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है कि 7 हमने बताए, 4 ये बता दिए, उसके बाद बच जाते हैं कितने, 3 बच जाते हैं। तो इसके बाद एक तो आ जाता है इसमें गोविंद वन्यजीव विहार, ठीक हो गया। एक आ जाता है गोविंद वन्यजीव विहार, और ये पड़ता है कहाँ पर, उत्तरकाशी में। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, 1955 में होती है इसकी स्थापना गोविंद वन्यजीव विहार की। कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। उसके बाद जो है मसूरी वन्यजीव विहार, देखो क्या, मसूरी वन्यजीव विहार जो है इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 1993। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है 1993 में, और ये कहाँ पर पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। और उसके बाद जो 7वें नंबर का है वह है नंदौर, यानी कि सबसे नया है नंदौर वन्यजीव विहार। ये पड़ता है नैनीताल में, इसका अधिकांश हिस्सा पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है नंदौर का। अगर बात करें इसकी स्थापना की, नंदौर वन्यजीव विहार की जो स्थापना होती है वह होती है 2012 में, ठीक हो क्या। इससे संबंधित भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो शायद अब यहाँ से आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे। तो अल्मोड़ा में कृषि अनुसंधान के संस्थापक थे बॉसी सेन, और इनके द्वारा जो यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है वह की जाती है 1924 में। बॉसी सेन के द्वारा अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान की स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री के द्वारा की गई थी। तो नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा 1941 के आसपास इसकी खोज की जाती है। 1941 में पी बैरन के द्वारा इसकी नैनीताल की खोज। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न फसलों पर विचार कीजिए। तो इसमें फसल दिए हुए हैं और इनके हमने बताने हैं कि किस मौसम की ये फसल है। जैसे कपास हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया और सरसों हो गया। तो जो इसमें से कपास, मूंगफली और मक्का, इसमें दिया है कि उपयुक्त में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इसमें आ जाता है कौन, कपास, मूंगफली और मक्का, ये तो आ जाते हैं खरीफ की फसल। लेकिन जो सरसों आता है यह रबी की फसल आती है, ठीक हो गया। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख, 1, 2 और 3 क्या है, ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वह कौन सा है, वह है जीबी पंत विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, पंत नगर में है, ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1960 में होती है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक हो गया। यह प्रथम क्या है, भारत का कृषि विश्वविद्यालय है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। यानी कि अगर ब्लॉकों को देखें तो उत्तराखंड में कुल कितने, 95 ब्लॉक हैं, यानी कि 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछा जाता कि उत्तराखंड में तहसील कितने हैं, तो तहसील कितने हैं, 110 यहाँ पर तहसील हैं, और विकास खंड कितने हैं, 95 विकास खंड हैं उत्तराखंड। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। तो मौलाराम जो है वह क्या है, एक चित्रकार थे, ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। मौलाराम क्या थे, चित्रकार थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में हिमालय दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 9 सितंबर को, ऑप्शन हो जाएगा क इसका सही उत्तर। हिमालय दिवस जो है उत्तराखंड में कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्तों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्तों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे उनको कहा जाता है रूपका, ठीक हो गया। रूपका के नाम से जाने जाते थे, गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को जाना जाता था रूपका के नाम से, ऑप्शन क हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर हम इसमें देखें जैसे दिनार, तो दिनार नामक जो सिक्के चलाए थे यह अकबर के द्वारा चलाए गए थे, इसके द्वारा अकबर के द्वारा चलाया गया था दिनार नामक सिक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ओ। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है, जो क्या परिवर्तित करता है, यह क्या करता है, यह करता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी कि उच्च स्तरीय लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, यह कन्वर्ट करता है क्या, कंपाइलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में कम से कम कितने
अधिकतम कितने कम से कम और अधिकतम कितने वार्ड होते हैं, या कितने वार्ड मेंबर होते हैं एक ग्राम पंचायत में। तो जो वार्ड मेंबरों की संख्या ग्राम पंचायत में होती है कम से कम 5 होनी चाहिए, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, ग्राम पंचायतों में जो वार्ड मेंबर यानी कि सदस्य होते हैं उनकी संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन। तो ये उस टाइम के हिसाब से करंट रहा होगा, तो अभी के हिसाब से हम देखते हैं जो वर्तमान में केंद्रीय जो मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, विकास मंत्री, वह कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं, वर्तमान में केंद्रीय विकास मंत्री हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। हो गया, ये क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ग्राम विकास तथा पंचायती राज मंत्री कौन है। तो ये उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2014-15 के आसपास का है, तो उस टाइम के हिसाब से न देख करके हम वर्तमान के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वर्तमान में हो सकता है इनसे प्रश्न आपको देखने को मिले, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो वर्तमान में उत्तराखंड के ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो है वह है गिरिराज सिंह है। तो हो गया, कौन है, गिरिराज सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत प्रति परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का क्या किया जाता है, रोजगार मुहैया कराया जाता है। तो ये जो अधिनियम आया था, पहले किस नाम से जाना जाता था, मनरेगा, यह जाना जाता था नरेगा। ठीक होगा, नरेगा के नाम से जाना जाता था मनरेगा। और जो अधिनियम बना था ये बना था 2005 में, नरेगा अधिनियम बना था 2005 में। लेकिन इस नरेगा को बदल करके इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। वह किया गया 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या किया गया था, मनरेगा, इनकी महात्मा गांधी ग्राम रोजगार योजना के नाम से इसको किया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, और जो इसका अधिनियम आया था 2005 में आया था। इसके तहत क्या किया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसको क्या करती है, मुआवजे के तौर पर 2500 रुपये प्रदान करती है हर प्रति मंथ। उसके बाद अगला प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होते हैं, यानी कि कम से कम इसके अंतर्गत जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, 60% होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ख इसका सही उत्तर। 60% जो कार्य होगा वह किसके अंतर्गत होगा, वह होगा कृषि से संबंधित होगा। और जो ये संशोधन किया गया था, ये किया गया था 2014 में इसकी एक अनुसूची 1 में इसमें संशोधन किया गया कि जो नरेगा में संशोधन किया गया, नरेगा अनुसूची 1 में, इसमें कहा गया कि जो इसमें कार्य होगा, जो काम होगा, इसके अंतर्गत 60% किसके संबंधित होना चाहिए, कृषि से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो संस्थान है ये कहाँ पर है स्थित, यह हैदराबाद में है। ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि जो ये ग्राम पंचायत से संबंधित जो टॉपिक रहता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक हो गया, पंचायती राज से संबंधित आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वह बनते हुए मिलते हैं, इनकी आए हुए दिखते हैं। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इंदिरा अम्मा भोजनालय जो योजना प्रारंभ की गई थी, यह की गई थी 15 अगस्त 2015 से। ठीक हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, और इस जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आज अंतिम क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं कि किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को कितना पेंशन दिया जाता है। पहले इसमें जो पेंशन दिया जाता था वह 800 रुपया प्रति माह दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी जो राशि है वह बढ़ा 800 होगा। ठीक हो गया, 8000 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना दिया जाता था, पहले 800 दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब इसकी जो राशि है वह बढ़ा दी गई है, कितनी, 3000 कर दी गई है।
बढ़ा करके इस राशि को 3,000 कर दिया गया है। जो पेंशन है किसान पेंशन योजना, इसके अंतर्गत अब 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक हो गया, पहले दिया जाता था 800 रुपया प्रति माह, अब दिया जाता है 3,000 रुपया प्रति माह। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम हेतु, जो आगामी एग्ज़ाम खास करके 15 तारीख को आपका होना है, उसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज चलाई थी, जिस सीरीज को आज समाप्त करते हैं। इसके बाद आपका बच जाता है कल का दिन। कल आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा आराम से पूरे फ्रेश माइंड के साथ, और परसों आप लोग अच्छे से पेपर देने जाएं। ठीक होगा, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, सभी अपना अपना पेपर अच्छा करें, सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना मतलब स्कोर करें और आप लोगों का सभी का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और नॉलेजेबल लगती हैं, अच्छी लगती हैं और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप लोग इस चैनल को, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।